नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉपिक है आपका झारखंड की मिट्टियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। अब ये अवशिष्ट मिट्टी क्या है? अवशिष्ट मिट्टी की चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारे मिट्टियों का निर्माण होता है, जब आपको पता है कि मिट्टियों का निर्माण चट्टानों के अपक्षयन क्रिया से होता है। तो जब जब चट्टानों का निक्षेपण क्रिया या अपक्षयन क्रिया समाप्त हो जाता है, तो वही चट्टानें जो है मिट्टी का रूप ले लेती है। पठारी क्षेत्रों में क्या होता है? पठारी क्षेत्रों में जो है मिट्टियों में कई सारे तत्व शामिल रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे तत्व रहते हैं। तो जब ये मिट्टियाँ इन तत्वों के साथ मिलती हैं, यानी जब सॉइल प्लस आपका जो मिनरल्स है वो साथ में मिलती हैं, तो किसका निर्माण करती है? अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण करती है। और वही हमारे झारखंड में पाई जाती है। मिनरल्स में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? मिनरल्स में आपका हो गया आयरन, हो गया मैग्नीशियम, हो गया पोटेशियम, हो गया, ये सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगी। मिनरल्स का काम मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना होता है। यानी अगर मिट्टी में तत्व मिले होते हैं तो उन तत्वों की सहायता से आपकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा अवशिष्ट मिट्टी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। झारखंड में मिट्टी के कुल 6 प्रकार होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड में मिट्टी के कुल 6 प्रकार हो सकते हैं। आइए चलिए एक एक करके देखते हैं सभी मिट्टियों को। आपका जो पहला मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। ठीक है, जो लाल मिट्टी है आपका, वो झारखंड के कई क्षेत्रों में पाई जाती है। या हम कहें कि झारखंड के लगभग संपूर्ण हिस्सों में पाए जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा अधिकता झारखंड में है तो वो है लाल मिट्टी की। आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्तार में, इसका विस्तार छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर अर्थात लगभग संपूर्ण झारखंड में है। यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है और लगभग 90% जो भाग है, जो 90% भाग में, झारखंड के 90% भाग में आपको यह मिट्टी देखने को मिलेगी। दामोदर घाटी तथा गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है। यानी 2 क्षेत्र हैं आपके, एक है आपका गोंडवाना क्षेत्र और दूसरा है राजमहल क्षेत्र। तो ये इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर झारखंड के संपूर्ण हिस्सों में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इन मिट्टियों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब लाल मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग आपको पीला, धूसर, भूरा और काला भी देखने को मिलता है। वहीं बात करें झारखंड राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में, तो अवरक मूलक मिट्टी जो है, अवरक मूलक लाल मिट्टी तथा सिभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। आपके हजारीबाग क्षेत्र में जो मिट्टी होती है लाल मिट्टी, उसके साथ अवरक मूलक मिट्टी का मिक्सचर पाया जाता है। यानी अवरक मूलक मिट्टी का ही एक प्रकार है और साथ में आपको लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर धनबाद एरिया की बात करें तो धनबाद एरिया में जनरली आपको लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यानी लाल काली
मिट्टियों का एक मिक्सचर पाया जाता है। नीस एवं ग्रेनाइट के विशेष के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। यानी ये जो होते हैं नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होते हैं। जो लाल मिट्टी होती है वो नीस और ग्रेनाइट का अवशेष जो होता है उसी से निर्मित होता है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। ध्यान रहे, जिन भी क्षेत्रों में या जिन भी मिट्टियों में आपका जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होगी उसमें जनरली उर्वरा शक्ति जो है यानी मिट्टी का उपजाऊपन कितना ज़्यादा होगा वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर ये 3 चीज़ें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस ज़्यादा रहीं तो आपका जो फसल होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, उपजाऊ भूमि के तौर पर आपका मिट्टी काम करेगी। अब यह जो मिट्टी है वो ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। ठीक है, हमने लाल मिट्टी के बारे में जाना, अब हम जानेंगे काली मिट्टी के बारे में। हमारा दूसरा मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी जो है इसका विस्तार आपको राजमहल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ था आपने देखा होगा कि जो लाल मिट्टी है वो राजमहल क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो नहीं पाई जाती तो कोई ना कोई मिट्टी तो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा ही। तो जनरली काली मिट्टी ही आपको राजमहल क्षेत्र में देखने को मिलती है। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका रेगुर मिट्टी। ठीक है, यह काले एवं भूरे रंग का होता है। यह जनरली काले और भूरे रंग का होता है। इस मिट्टी का निर्माण जो होता है बारीक कणों से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, अगर आपने कहीं काली मिट्टी को देखा होगा तो थोड़ी सी ही जब उसमें नमी आती है, थोड़ी सी आपको जब उसमें पानी पड़ेगी तो वह काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। ठीक है, इस मिट्टी में आपको लौह यानी जो आयरन होता है, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। ठीक है, अब जैविक पदार्थ जो है, जैविक पदार्थ यहाँ पर क्या है, ह्यूमस होता है जैविक पदार्थ। अगर उसमें कमी पाई जाती है तो जनरली जिस भी मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। परंतु जो काली मिट्टी है वो किसी विशेष खेती के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और वो विशेष खेती क्या है, कपास। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाती है। किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की भी खेती की जाती है। जनरली जो आपका काली मिट्टी है वो तो कपास के लिए यूज़ होती है, लेकिन आपका राजमहल क्षेत्र में, झारखंड के राजमहल क्षेत्र में यहाँ पर धान एवं चने की खेती की जाती है। और इस मिट्टी में एक और खासियत है, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मिट्टी कपास की उत्पादन के लिए फेमस है, तो इस मिट्टी को हम काली कपास मृदा भी कहते हैं। हमारा जो अगला मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। इसका विस्तार जो है पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में जनरली पाया जाता है। यह गहरे लाल रंग की होती है। जो लेटेराइट मृदा है, जो यह मिट्टी है वो जनरली गहरे लाल रंग की होती है। इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, यानी मिट्टी के साथ इसमें कंकड़ पत्थर भी मिले होते हैं। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड है, लौह ऑक्साइड को हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, तो इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। यह कम उर्वर मिट्टी है, यानी इसमें थोड़ा उर्वरता जो शक्ति होती है वो कम होती है। सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की कृषि भी की जाती है। ठीक है, जो अगली मिट्टी है हमारा वो है रेतीली मिट्टी। ये जनरली पूर्वी हजारीबाग व धनबाद क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता देखें तो इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण होता है, यानी एक ऐसा मिट्टी
इसमें जो लाल, जनरली लाल व पीले रंग का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये मिट्टी बिल्कुल नारंगी कलर की दिखती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। मैंने लाल और पीली को मिक्स किया तो ये जो रंग आपको निकल कर आया, ये नारंगी निकल कर आया है। तो बिल्कुल इसी प्रकार की मिट्टी होती है, यानी नारंगी, हल्का नारंगी कलर का आपको ये देखने को मिलेगा। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। अब मोटे अनाज आपको पता है, ज्वार बाजरा, ये सब सारे मोटे अनाज होते हैं, तो इनकी कृषि की जाती है, इनकी खेती की जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। अगला मिट्टी जो है हमारा, वो है जलोढ़ मिट्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसका विस्तार जनरली संथाल परगना में है, ठीक है। यह इसकी विशेषता अगर हम देखें तो यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है, जिससे मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। राज्य में वांगर, जो आपका पुराना जलोढ़ होता है उसको हम भांगर कहते हैं, तथा जो नया जलोढ़ होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं। दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाया जाता है। जो आपका नवीन जलोढ़ मृदा होता है उसको हम लोग कहते हैं खादर, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है। जबकि आपका जो बांगर होता है यानी पुराना जलोढ़, ये उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। राज्य के साहेबगंज के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भाग में बांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। धान एवं गेहूं के लिए यह अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। अगला जो हमारा मिट्टी है वो कौन सा मिट्टी है, वो हमारा छठा मिट्टी है और आखिरी मिट्टी है, वो क्या है, अभ्रक मूलक मिट्टी, ठीक है। इसका विस्तार हम देखेंगे। कोडरमा, मांडू, झुमरी तलैया एवं बड़का गांव में यह पाया जाता है। आपको पता होगा कोडरमा क्षेत्र जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक एक प्रकार का तत्व ही है, उसके लिए प्रसिद्ध होता है। उसी के अनुसार इसका जो नामकरण हुआ है इस मिट्टी का। अभ्रक इस मिट्टी में ज़्यादा मिले हुए रहते हैं एक तत्व के तौर पर, इसलिए इस मिट्टी का नाम आपको अभ्रक मूलक मिट्टी पड़ा है। इसकी विशेषता देखें तो अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है, जैसा कि मैंने कहा, जैसे कि कोडरमा, झुमरी तलैया, मांडू और बड़का गांव के क्षेत्र में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग जो होता है वो हल्का गुलाबी होता है, ठीक है। हल्का गुलाबी होता है इस मिट्टी का रंग, तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। अगर उसमें पर्याप्त नमी होती है अभ्रक मूलक मिट्टी में तो वह गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का होता है। और जैसे ही आपको पानी की कमी अथवा नमी की कमी यहाँ पर महसूस होगी, इसका रंग जो है वो पीला हो जाता है। यह मिट्टी जो है अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया है। यानी ये मिट्टी तो उपजाऊ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको जो पानी की कमी है, जल की कमी के कारण उस तरीके से इसका उपयोग नहीं हो पाया है जिस तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए फ्यूचर में। अब सभी मिट्टियों के बारे में हमने जाना, अब हम इन मिट्टियों को कुछ एक डायग्राम के तौर पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम, ये आपका पूरा झारखंड का एक मानचित्र है, ठीक है। ये इमेज थोड़ा टेढ़ा लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लाल मृदा है वो लगभग, जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया, लगभग संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है। तो ये जो लाल मृदा है ये लगभग आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में पूरा लाल मृदा ही फैला हुआ है। इन सारे क्षेत्रों में लाल मृदा फैला हुआ है। यहाँ पर आप काली मृदा को देख सकते हैं, तो इस वाले क्षेत्र में आपका काली मृदा है, ठीक है। जबकि लैटेराइट मृदा की बात करें तो ये इस झारखंड के इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। यदि आप इस प्रश्न को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो ये जो डायग्राम है उस उत्तर पुस्तिका में सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर आपने मानचित्र बनाया है किसी भी आंसर राइटिंग में तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, और बाकी की तुलना में आपको जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने डायग्राम सहित उस चीज़ को डिस्कस करके बताया है। तो लेटेराइट मृदा आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में है, ठीक है। रेतीली मिट्टी आपका झारखंड के ही इस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्रों में है आपका
रेतीली मिट्टी। जलोढ़ मृदा उत्तरी क्षेत्र में है, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में जो है आपका जलोढ़ मृदा तथा अभ्रक मूलक मृदा जो हमने आखिर में पढ़ा, वह मिट्टी जनरली आपके झारखंड के मिडिल में तथा कोडरमा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये थी हमारी झारखंड की मृदा पर संपूर्ण डिटेलिंग वाला वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, कमेंट कर। धन्यवाद।